Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. As I observe योग श्रृंखला में आज पार्ट 9 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 9 का जो फोकस का बिंदु होगा वह होगा ध्यान, और ध्यान में भी कंसेप्चुअल मेडिटेशंस, अवधारणात्मक ध्यान, ऐसा ध्यान जिसमें एक कंसेप्ट पर आधारित ध्यान हो, क्योंकि बिना कंसेप्ट के कोई भी ध्यान सार्थक नहीं है। मेरा मानना है कि सुनने में ध्यान करना, बिना उद्देश्य के ध्यान करना, बिना कोई अवधारणा के ध्यान करना संभव ही नहीं है, और वह सही योग यात्रा नहीं है। योग के कंसेप्ट को पर ध्यान करना ही योग यात्रा में सफलता का सूचक है। अब प्रश्न है कि जब कंसेप्ट के साथ ध्यान करना है और वह योग की अवधारणा के साथ, तो योग की अवधारणा क्या है या अवधारणा क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। अवधारणा प्रायः हमारा मस्तिष्क जो है एक इंफॉर्मेशन बॉक्स है, एक पूरी सूचना का संग्रहण हमारे मस्तिष्क में रहता है, और हमारी जैसी ज़रूरत रहती है, हमारी जो है जैसी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के आलोक में दिमाग से सूचनाएं जब बाहर निकलती है, और उस सूचना पर जब हम अपने आप को एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो उससे एक कंसेप्ट का निर्माण होता है। जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में हम जिस उद्देश्य के लिए सोचते हैं, दिमाग प्रोसेसिंग करके वैसे ही तथ्य हमारे सामने उपलब्ध करता है, और उस उपलब्ध करने वाले तथ्य पर जब हम अपने आप को एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो एक अवधारणा का निर्माण होता है, और जो उस अवधारणा का निर्माण हुआ, उस अवधारणा पर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। यह बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कहीं कोई ऐसी विवाद नहीं है कि बिना कंसेप्शन के मेडिटेशन संभव नहीं है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, या बहुत आम लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन अगर बिना कंसेप्ट के करते हैं तो उनका ध्यान जो है पूरी तरह निसफल है, कभी संभव नहीं है। इसलिए वह कंसेप्ट तो होना ही चाहिए हर हालत में, और वह कंसेप्ट जो है आपके मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर जो आप उद्देश्य सोचते हैं, जो सोचते हैं, उस सोच से एक समझ उत्पन्न होती है, और उस पर जो आप ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक अवधारणा का निर्माण होता है, और उसी अवधारणा को मानकर ध्यान करते हैं, तो आपका मेडिटेशन सफल होता है एकदम। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए पहले जो है कंसेप्ट है, तो अब कंसेप्ट प्रश्न है कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो कंसेप्ट भी कॉन्क्रीट है और अब्स्ट्रैक्ट दोनों है। एक मूर्त रूप में, जैसे मेरे सामने अगर कोई रसगुल्ला उपस्थित कर देता है, तो जिभ में एक दिमाग में एक कंसेप्ट बनता है कि वह मीठा होता है। तो यह सामने दिखाई देकर जो दृश्य जगत में है, दृश्यमान कंसेप्ट हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है या इनविजिबल होता है। जैसे भगवान क्या है, एक अवधारणा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। भूत क्या है, मंत्र क्या है, क्या इसका प्रभाव है, यह पूरी तरह अब्स्ट्रैक्ट है, और यह जो है इनविजिबल है, इनडायरेक्ट है, या कहीं कुछ नहीं है। तो जब इनडायरेक्ट जो सूचना, इस संबंध में जो हमारे दिमाग में सूचना है, उस सूचना को जब हम एकत्रित करते हैं और उस बिंदु पर हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, तो अवधारणा का निर्माण होता है। अवधारणा अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और कंक्रीट भी होता है, मूर्त रूप भी हो सकता है, अमूर्त रूप में भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है और नॉन विजुअल भी हो सकता है, और बहुत सा जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित भी अवधारणा हो सकता है, टारगेट ओरिएंटेड अवधारणा हो सकता है, डायरेक्ट अवधारणा हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बहुत सा चीज़ है, हमारे दिमाग में सूचनाएं हैं, जैसे ही सोचते हैं ऑटोमेटिक एक कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो यह जो ऑटोमेटिक भी क्रिएट हो जाता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे दिमाग में जो सूचना है और हमारी जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आलोक में हम अपने आप का ध्यान केंद्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जैसे ही कंसंट्रेशन मेरा होता है, ध्यान एकाग्रचित होता है, एक अवधारणा बन जाता है, और उस अवधारणा के सवारी पर चढ़कर हम जब मेडिटेशन करते हैं,
तो यह हमारी सफलता होती है। अब जो है मेडिटेशंस भी इनसाइड और आउटसाइड दो तरह के होते हैं मेडिटेशंस। एक हम अपने अंदर की चीज़ों को देख करके अवधारणा बना करके करते हैं, और दूसरा बाहर की चीज़ को भी अवधारणा बना करके हम ध्यान करते हैं। जैसे हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं, समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, नदी की जो हल्फा जो धारा जो है वह आपस में टकराकर एक आवाज़ हो रही है, उसकी मधुरता पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये भी एक मेडिटेशन का हिस्सा है। हम अपने बागान में बैठे हुए हैं और हवा चल रहा है, और हवा के झोंके से जो पेड़ की पत्तियां आपस में टकरा रही है और एक मधुर आवाज़ आ रहा है, वह भी उस पर जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो वह भी एक मेडिटेशन का हिस्सा है। कंसंट्रेशन ही नहीं, मेडिटेशन का हिस्सा है। इस तरह से जो है मेडिटेशन सुन करके, दूर की वस्तु को भी आवाज़ सुन करके, ध्यान सामने देख करके भी हम लोग जो है समुद्र की लहरों को, पेड़ पौधे की आवाज़ को, आंधी तेजी से चलता है तो उस हवा में भी गड़गड़ाहट होती है, उसके ध्वनि पर भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। बहुत से आजकल जो मेडिटेशंस की जो प्रक्रिया है, ध्यान लगाने की प्रक्रिया, और म्यूजिक पर आधारित ध्यान के है। म्यूजिकल साउंड पर को सुन करके हम कंसंट्रेट करते हैं, उससे सीखते हैं। यह आउटसाइड मेडिटेशंस हुआ। और इनसाइड मेडिटेशंस के अंतर्गत आता है कि अपने शरीर, जो योग यात्रा से संबंधित मेडिटेशन है, हम अपने शरीर रचना विज्ञान के आलोक में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जिसमें है, उसकी गतिविधियों से, उसकी सूचनाओं से हम शरीर रचना विज्ञान के अनैच्छिक क्रियाओं को जब देखने का प्रयास करते हैं, हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, जैसे श्वास चल रहा है, रक्त संचालन हो रहा है, आँख के पलकें गिर रही है, हम श्वास ले रहे हैं, इन बिंदुओं पर ध्यान दे करके हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। ये भी एक मेडिटेशन का हिस्सा है। और हमारे महर्षियों ने जो योग यात्रा के संदर्भ में कहा है कि एक योग का अपना अनुशासन है। उस अनुशासन के तहत हम लोग जो है सबसे पहले चित्त वृत्ति करते हैं, जिसे हमने पार्ट 4 में वर्णन किया है। फिर एक चित्त वृत्ति को करने के लिए अपने विवेक को लगाते हैं, और जो हमारी सूचनाएं हैं उस सूचनाएं से, अपने दिमाग से उस पर जो है एक संयम बरतने का प्रयास करते हैं। और चित्त वृत्ति जब करते हैं तो उससे एक अवधारणा पैदा होता है। उस चित्त वृत्ति के आलोक में हम नारी शोधन करते हैं। चंद्र नारी है, सूर्य नारी है, यह शरीर में स्पाइनल कोड के तहत है, और एक अवधारणा भी है। सुषुम्ना से जो श्वास ऊपर की ओर बढ़ेगा, यह भी एक अवधारणा है, और उस अवधारणा पर हमको मेडिटेशन करना है। हमारे पास सर्पेंटाइल पावर है, मूलाधार चक्र में संप्रणि कुंडलीय शक्ति है, उस कुंडली शक्ति की एक अवधारणा है। उस अवधारणा पर मेडिटेशन करते हैं, तब योग यात्रा सफल होगा। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम पार्ट 4 में जो चित्त शोधन की बात कहे हैं, चित्त शोधन, जो फिर दूसरा जो है पार्ट 5 में नारी शोधन, पार्ट 6 में जो है चक्र शोधन, और 7 में जो है आपका श्वास शोधन, श्वास प्रश्वास शोधन और कूट शोधन की बात जो कहे हैं, इस अवधारणा पर अपने आप को ध्यान केंद्रित कर मेडिटेशंस करना है, इस कंसेप्शन पे, तब आपकी योग यात्रा सफल होगी। हमारे महर्षियों ने जो अष्टसिद्धि 9 निधि की प्राप्ति की बात कही है, वह इस अवधारणात्मक मेडिटेशन से ही संभव है। जैसे अगर कहा गया है कि अगर हम जो 5 प्रकार के वायु है, जैसे समान वायु पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे शारीरिक दीप्ति आती है। उदान वायु पर जब ध्यान का हम करते हैं तो आप जले कटे कीचड़ कहीं भी रहेंगे, लेकिन उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी तरह प्राण वायु पर अगर संयम करते हैं तो उस संयम से आप सब पर शरीर में प्रवेश की बात आती है, चित्त संयम संचरण। जैसे आपका शंकराचार्य ने अपना जो पर शरीर गमन किए थे, अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके, इसी कंसंट्रेशन से, कंसेप्चुअल कंसंट्रेशन, अवधारणात्मक ध्यान करके किए थे। उसी तरह उदान और समान और व्यान वायु, हर वायु पर अलग अलग कंसंट्रेशन करने से जो अष्टसिद्धि के विभिन्न आयाम हैं उसकी उपलब्धि का संकेत है। उसी तरह हम जो है चक्र शोधन के कर्म में मूलाधार चक्र, जिस शरीर जो है रचना विज्ञान में
मूलाधार चक्र के अंदर जितने सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उस संबंध में एक कंसेप्ट बनाते हैं कि यहाँ पर मेरा मूलाधार चक्र है, और उस चक्र पर जैसे हमारे महर्षियों ने लम की ध्वनि सुना था, उस लम की ध्वनि के साथ आप ध्यान केंद्रित करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। उसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ एंड्रेनल इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वहाँ पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इस जो कंसेप्ट पर कि वहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है, इस अवधारणा पर जहाँ पर जो है एंड्रेनल ग्रंथियाँ है, वहाँ पर बम की ध्वनि सुनते हुए आप ध्यान करते हैं, तो यह चक्र जागृत होता है। यह कंसेप्चुअल मेडिटेशन, जब भी आप जो है स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करें तो बम की ध्वनि एहसास करें। उसी तरह मणिपुर चक्र में जब जहाँ पर पैंक्रियाज आपका है, स्प्लीन है, लीवर है, उस मणिपुर चक्र में जब आप जो है इस कंसेप्ट पर कि वहाँ पर मणिपुर चक्र है और वास्तव में नाभि है, शरीर में जो भी हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है मणिपुर चक्र के बनावट के संबंध में, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और एक मणिपुर चक्र संबंधी जो अवधारणा उत्पन्न होती है उस अवधारणा पर मेडिटेशन करते हैं और रम की ध्वनि का एहसास करते हैं, तो आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाएगा। उसी तरह अनाहत चक्र पर जब हम ध्यान करते हैं और अनाहत चक्र के निकट हमारे जो थाइमस ग्लैंड्स है, उस थाइमल ग्लैंड्स और उस पर यम ध्वनि की सुनाई करते हुए ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है। उसी तरह विशुद्धि चक्र भी यम की ध्वनि सुनाई करके थायराइड एंड पाराथायराइड जो है ग्लैंड्स है उस पर ध्यान करते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होता है। उसी तरह जब ओम का ध्यान आज्ञा चक्र पर करते हैं, जहाँ मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वहाँ पर अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन इस कंसेप्ट के साथ करते हैं, तब जो है हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। उससे ऊपर फिर ओम की ध्वनि से सुनने की ओर बढ़ते हैं, तो सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। अर्थात जो है आप जब भी योग यात्रा करें तो एक कंसेप्चुअल मेडिटेशंस हो, अवधारणात्मक ध्यान हो। सिर्फ ध्यान करने, कहीं देखना, कहीं ताकते रहना, एक टक लगाए रहना, यह ध्यान कहीं नहीं है। पूरी तरह जो है योग यात्रा में स्पष्ट हमारी महर्षियों ने अवधारणात्मक ध्यान की बात की है। प्रायः आजकल जो ध्यान करते हैं इस ध्यान के कंसेप्ट से भटक गए हैं। वह कोई कंसेप्ट नहीं बनाते हैं, कहीं एक तरह एक नज़र से कहीं अपने जैसे नासिका के अग्रभाग में देखने का एक कंसेप्ट है, या देखते रहें। अब देखते देखते सिर्फ जो है यह स्थूल चीज़ है, कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ब्रह्म संबंधी कंसेप्ट नहीं करे, अगर जो है ओम का ध्यान नहीं करे, अगर कोई आस्था विश्वास एक कंसेप्ट नहीं बनाए, तो यह ध्यान जो है कोई ध्यान नहीं कहलाएगा। इसलिए ध्यान के संबंध में जो मेडिटेशंस पर है, यह सबसे बड़ी चीज़ है। आज भी आप जो है कहीं अगर आउटसाइड ध्यान, अगर कहीं दूसरे देश में, ग्लोब के किसी भी क्षेत्र में आप अपने यहीं बैठे हुए ध्यान करते हैं और वह आकाश तत्व से आपका जो अगर कहीं पर आकाश तत्व से संपर्क कर करके अगर एक कंसेप्ट बनाकर ध्यान करते हैं, तो दूर के वस्तु को आप सुन सकते हैं, कहीं दूर में पड़े हुए वस्तु की देख सकते हैं। यह जो है यह बिल्कुल संभव है, एक कंसेप्चुअल मेडिटेशन से संभव है। आज जो हीलिंग प्रोसेस से जो थेरेपी दिया जाता है, इलाज किया जाता है, वह पूरी तरह कंसेप्चुअल मेडिटेशन से है। एक कंसेप्ट है कि आपके शरीर के इस अंग में रोग है, इसको रोग हम ठीक कर रहे हैं, इस अवधारणा से मेरा रोग ठीक हो रहा है, और उस पर मेडिटेशन करते हैं। वहाँ ब्लड का सप्लाई हो रहा है, इससे वह जो है हीलिंग थेरेपी आता है। इवन रेक्की जो है, रेक्की भी जो है इस कंसेप्चुअल मेडिटेशन का हिस्सा है। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि मेडिटेशंस होना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन विदाउट कंसेप्ट नहीं। कंसेप्ट के साथ मेडिटेशन हो, उस कंसेप्ट पर मेडिटेशन है, क्योंकि बिना कंसेप्ट का मेडिटेशन संभव ही नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, वह बिना कंसेप्ट के अगर मेडिटेशन करते हैं तो वह धोखा देते हैं, वह कहीं ना कहीं गलतफहमी में भटके हुए लोग हैं। मेरा स्पष्ट इस पर है, जो मेरे योग यात्रा का जो ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं कि आप एक ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, आपकी अवधारणा है कि ब्रह्म है, हमारे शरीर में असीमित शक्ति है। जैसे ही सोच करके एक अवधारणा बनाते हैं
और उस पर मेडिटेशन करते हैं, उस कंसेप्ट के अनुसार आपका फलित होता है और वह फल देता है। यह प्रश्न दूसरा चीज जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक क्षेत्र में कि आपका कंसेप्ट का जो इंफॉर्मेशन है वह पवित्र होना चाहिए, प्रबल इच्छा पर आधारित होनी चाहिए। प्रबल और पवित्रता के साथ जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उस पर, उसके आधार पर जो अवधारणा बनेगा और मेडिटेशंस होगा, उसी में सफलता मिलेगी। उसी तरह जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। अगर इन तत्व का जो क्षेत्र बताया गया है उस तत्व के संदर्भ में एक अवधारणा बनाइए, जो आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन बॉक्स है, जितनी जानकारी है, उस सूचना के अनुसार हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व है, यह अवधारणा बनाएं और उस पृथ्वी तत्व पर अपने आप को मेडिटेशन करें, आपकी मेडिटेशन सफल होगा। आप जल तत्व पर मेडिटेशन करें उस सूचना के अनुसार, अर्थात आपको पढ़ाई लिखाई नॉलेज ज्ञान होना चाहिए, दिमाग में पूरी सूचना होनी चाहिए, उस सूचना पर एकाग्र करें, उसके अनुसार एक लक्ष्य से जो सूचना पर एकाग्रचित होकर जो अवधारणा बनाएं और उस अवधारणा बना करके मेडिटेशन करें, जल तत्व सफल होगा। अग्नि तत्व के संबंध में जो जानकारी हो, जो आपके दिमाग में सूचना हो, उस सूचना के आधार पर आप नाभि चक्र पर संबंधी एक अवधारणा बनाएं और ध्यान करें, आपकी सफलता निश्चित है। उसी तरह वायु तत्व और आकाश तत्व में भी हम जो शुरू में कहे थे कि योग की यात्रा चित्त वृत्ति निरोध से प्रारंभ होता है और अष्ट सिद्धि और नौ निधि में या उससे ऊपर की ओर जाता है। ये सारे तथ्य कंसेप्चुअल मेडिटेशन से ही संभव है। वह स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर योग यात्रा करते हैं तो एक योग का डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही है, और डिसिप्लिन के बाद हम जो उसका पहला विषय है चित्त शोधन करें, नाड़ी शोधन करें, और नाड़ी शोधन के बाद चक्र शोधन करें, श्वास शोधन करें, कूट शोधन करें, और यह सारे जो है इस संबंधी जितनी जानकारी हो वह जानकारी उपलब्ध रखें और इसके संबंध में जानकारी के आधार पर एक कंसेप्ट बनाएं कि हमको चित्त शोधन कैसे करना है, और मेडिटेशन करें, चित्त शोधित हो जाएगा। संयम करना है, इस कंसेप्ट पर बना करके अगर मेडिटेशन करें तो वह बिल्कुल चित्त शोधन होगा। आपका आगे का जो नारी शोधन है वह नारी शोधन एक इंगला पिंगला और सुषुम्ना नारी है, इस बात को मान ले, और मानते हुए माने कि सुषुम्ना में एक जो है असीम शक्ति, छिपी हुई शक्ति का प्रवाह हो रहा है। जैसे ही एक कंसेप्ट बनाएंगे और मेडिटेशंस करेंगे, अपने कुंडलीय शक्ति पर मेडिटेशन करें, और जो है सुषुम्ना में जो प्रवाह हो रहा है वायु का, उस पर मेडिटेशन करें। आपका सुषुम्ना के प्रवाह से, इस मेडिटेशन से आप फलित होगा आपका, और मनचाहा जो भी जो शक्तियाँ प्रदत्त है, हमारी महर्षियों ने जो ऑब्जर्व किया है वो सारा सही होगा सर। इसलिए आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, मेरा फोकस का बिंदु यही है कि आप मेडिटेशन करें तो अपने इंफॉर्मेशन बॉक्स रूपी दिमाग से जो सूचनाएं आपके पास है उस आलोक में जो तथ्य उपलब्ध आता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, एकाग्रचित हो, और एकाग्रचित होने से आपके पास एक अवधारणा का निर्माण होगा, और उस अवधारणा के आलोक में आप मेडिटेशन करें, बहुत जल्द ही सफलता मिलेगी। प्रायः हम देखते हैं कि वर्षों वर्षों तक मेडिटेशन करते हैं और मानसिक विकृति का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे कंसेप्ट करना है। किसी जगह एक जगह देख रहा है, एक टक से देखते रहना, यह कोई जो है कंसेप्ट नहीं है। एक कंसेप्ट रखना पड़ेगा कि हम किस लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, किस माध्यम से मेडिटेशन कर रहे हैं। जैसे हमारे महर्षियों ने बताया कि वायु की गति सुषुम्ना में चल रही है, इस बात को एहसास करें। इस कंसेप्ट के साथ आप मेडिटेशन उस पर करेंगे, सफल होगा। इसी तरह मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है कि शरीर रचना विज्ञान के आलोक में जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जितने शरीर के अंदर जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, उसको आप देखने का प्रयास करें। उसके बारे में जितनी सूचनाएं हैं कि हमारी अनैच्छिक क्रिया यह है, और उस अनैच्छिक क्रिया को संबंधी जो तथ्य है, जो फैक्चुअल तथ्य है, जो वैज्ञानिकों ने तथ्य दिया है, उसके आवरे में एक कंसेप्ट बना करके मन के चक्षु से देखने का प्रयास करें, और देखने का प्रयास करने के क्रम में उस पर मेडिटेशंस करें, ध्यान केंद्रित करें। आपका ध्यान फलित होगा, आप सफल होंगे, जो चाहेंगे
वह प्राप्त होगा। इसलिए मेडिटेशन संबंधी जितने भ्रम है उससे अलग होकर बिल्कुल फैक्चुअल, अगर आप मान ले, पहले ही आपका यह दिमाग मान लेता है कि भगवान नहीं है, भगवान की कोई शक्ति नहीं है, जब आपकी अवधारणा यह बन गई तो आप जो भी मेडिटेशन करेंगे फलित ही होगा। जब आप ये मानते हैं कि भगवान की कोई शक्ति है, वह शक्ति हमें मदद करता है, हम ब्रह्म का अंश हैं, हम में ब्रह्म छुपा हुआ है, हम में ब्रह्म जागृत होगा, इस कंसेप्ट को मान लेते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो आपका फल वही होगा और ये बिल्कुल फलित मेडिटेशन होगा। इसलिए पहले एकदम स्पष्ट बात है, कहीं कुछ नहीं, इस शून्य जगत में जो आपके पास जितनी सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में है, उस दिमाग के इंफॉर्मेशन पर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए आप सोचते हुए, यह ऑटोमेटिक भी हो सकता है और आपके सोच पर भी आधारित हो सकता है, अपने आप को एकाग्र करें। उस एकाग्रता करने के क्रम में एक अवधारणा बनेगा और उस अवधारणा पर आप मेडिटेशन करें, आपकी सफलता होगा। इसलिए योग की सारी विधाएं जो है, इस विधाएं पर कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट बनाएं और उस कंसेप्ट पर मेडिटेशन करें, आप सफल होंगे, पूरी तरह सफल होंगे। या बिल्कुल मोटे मोटे भाषाओं में, साफ शब्दों में मेडिटेशन का व्यवहारिक पक्ष मैंने समझा दिया है। अभी तक सारे ग्रंथ, बहुत सारी बातें, इवन ओशो का पूरा फिलॉसफी मेडिटेशन पर आधारित है। बहुत मोटी मोटी बड़े बड़े लेक्चर्स हैं और बहुत सी बातें हैं, किसी का आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करते हैं, वह सत्य है। लेकिन बिना कंसेप्ट के मेडिटेशन नहीं। आप बिल्कुल एक छोटे से छोटे मोटे, आप सबसे गरीब तबके की बात हो, उनके दिमाग में भी एक कंसेप्ट हो और उसी कंसेप्ट पर मेडिटेशन करें, भगवान उन्हीं को मिलेगा। कबीर को भगवान का दर्शन हुआ, उनको गुरु का दर्शन हुआ, रैदास को ईश्वरीय शक्ति का एहसास हुआ। वह उनका जो दिमाग में जितनी सूचनाएं थी उसके आधार पर उन्होंने एक अवधारणा बनाया और वह जूता सीते सीते उस पर कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से, मेडिटेशन के प्रभाव से ब्रह्म को प्राप्त किया। अपना लक्ष्य आप पहले ब्रह्म को प्राप्त करना रखें, तभी मिलेगा भगवान। अब भगवान को खोजेंगे ही नहीं और तो भगवान कैसे मिलेंगे। आप ईश्वर के प्रति आस्था रखें, उनकी शक्ति को एहसास करें। आप जो है भौतिकवादिता में भटकते नहीं। आपके इंद्रिय पर जो है, इंद्रिय सुख के लिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं और गलत सोच हो रहा है तो मेडिटेशन नहीं संभव है, वह किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। या बिल्कुल मेरा क्लियर कंसेप्ट है। और योग यात्रा में जो बात हम बताए हैं, या लास्ट कंक्लूडिंग टॉपिक है कंसेप्चुअल मेडिटेशंस, क्योंकि यह पतंजलि महर्षि का जितने सारे तथ्य हैं उसका जो कंक्लूडिंग फैक्ट्स है कि आप जो है आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, अनुशासन में रहते, योग अनुशासन में रहते हुए आप चित्त वृत्ति निरोध से प्रारंभ करें, फिर नारी शोधन करें, चित्त शोधन करें, नारी शोधन करें, चक्र शोधन करें, श्वास प्रश्वास शोधन करें, कुटस्थ शोधन करें और इससे संबंधित अवधारणा पर मेडिटेशन करें। आपको लंबी मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और मेरा आज भी दावा है कि अष्टसिद्धि और नौ निधि जो लोगों को काल्पनिक लगता है, वह इस कंसेप्चुअल मेडिटेशन से आप इस योग यात्रा में एकदम प्राप्त कर लेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, कहीं भी असंभव नहीं है, बशर्ते कि एक योग अनुशासन के तहत आप जो है चित्त वृत्ति निरोध करें। एक योग अनुशासन के तहत एक जो है आप जो है नारी शोधन करें। एक योग अनुशासन के तहत आप अपना जो है चक्र शोधन करें और योग अनुशासन के तहत श्वास प्रश्वास शोधन करें, कुटस्थ शोधन करें और ये मेडिटेशंस करें। आपको सफलता निश्चित है। या बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला जो है, यह पूरे योग शास्त्र का निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल साधारण भाषा में आम नीचे से नीचे के तबकों को समझने को ध्यान में रख करके यह योग की यात्रा की पूरी व्याख्या कर दी गई है। अब इसके अलावा आप जितना अध्ययन करें वह सब कुछ ठीक है, लेकिन यह बेस है, यह बेस है। यह कंक्लूडिंग एक तरह से कहा जाए कि पूरे जो है पतंजलि योग का शास्त्र का यह कुंजिका यह इस पार्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा अभी इसको हम समाप्त नहीं करेंगे, इसको फाइनल कंक्लूडिंग है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए
2-3 जो है और पार्ट में और बात बताएंगे। एक चूँकि एक साधारण सी सूचना, जैसे राजयोग जो है, अष्टांग मार्ग है, उसके बारे में अति संक्षेप में एक बात बताएंगे। दूसरा जो है क्रिया योग और योग अनुशासन के संबंध में दूसरे पार्ट में कहेंगे। और तीसरे में एक बात में है, भगवान कृष्ण ने गीता में जो बातें कही है उसको अति संक्षेप में एक रेफरेंस के लिए आगे का 3 लेक्चर जो आज का 3 जो पार्ट होगा वह रेफरेंस पार्ट होगा। बेसिक पार्ट यही कहा जाए 1 से 3 तक का जो है पूरी तरह वातावरण निर्माण के लिए इंट्रोडक्शंस था। 4 से लेकर के 9 तक का बेसिक कुंजिका है योग शास्त्र का, और 10, 11, 12 एक रेफरेंस के लिए कुछ बातें बताना है। इसी के साथ एक टॉपिक से संबंधित मेरा जो है यह पार्ट समाप्त हो जाएगा आज जो है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप 1 से 3 तक देखें इंट्रोडक्शंस के लिए, 4 से लेकर 9 तक को बहुत बारीकी से बार बार सुने और उसके अनुपालन करें। कंसेप्चुअल मेडिटेशन को समझे। मेडिटेशन बहुत दूर की चीज़ नहीं है, यह बिल्कुल आसान है। और आप जो है चित्त वृत्ति निरोध से असिद्धि और नवनिद्धि तथा उसके ऊपर की यात्रा आप इन्हीं 4-5 पार्ट में आप इसकी यात्रा करने में सक्षम हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है योग यात्रा के संबंध में। ये हिडन मिस्ट्री ऑफ योग कह सकते हैं, या कहा जाए कि यह माई ऑब्जर्वेशन ऑफ योगा है। या इसलिए यह जो है पूरी बात को आप बारीकी से देखें, बार बार देखें। अगर यह मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो इसे अपनाएं और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अति संक्षेप में मैं एक तरह से कहा जाए कि पतंजलि योग सूत्र का कुंजिका प्रस्तुत कर दिया हूँ। इतने में पार्ट 4 से लेकर के 9 तक में, और उसके पहले इंट्रोडक्शन है, और 2-3 पार्ट में जस्ट रेफरेंस के लिए अष्टांग मार्ग जो है बहुत अति संक्षेप में रेफरेंस के लिए बताएंगे, क्योंकि आपकी योग यात्रा में सहायक होगा। और जो है एक क्रिया योग के बारे में रेफरेंस के लिए हल्का सा एक एपिसोड, छोटा सा एपिसोड देंगे। और उसके बाद गीता में भगवान कृष्ण ने क्या करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए, कैसे योग करने के लिए जो कहा है उसके बारे में रेफरेंस करके हम इस पूरे योग संबंधी लेक्चर को समाप्त करेंगे। अभी तक मैंने 2 इम्पॉर्टेंट पोर्शंस प्रस्तुत किया है। एक तो साइंस ऑफ नंबर पर, डेट ऑफ बर्थ के हिडन मिस्ट्री इन डेट ऑफ बर्थ पर, और दूसरा इस पर। यह दोनों को फिर अगर यह मेरा विश्लेषण अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।